गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत बात करेंगे अध्याय 10 कोशिका विभाजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कोशिका विभाजन है क्या। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि प्रत्येक जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोई जीव केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अर्थात वो केवल एक कोशिकीय होते हैं या उनकी समस्त जैविक क्रिया केवल एक ही प्रकार की कोशिका द्वारा संपन्न होती है। लेकिन कई जीव ऐसे होते हैं जिनमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अर्थात उनमें अलग अलग प्रकार की जैविक क्रियाओं का संपादन अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं द्वारा या कोशिकाओं से बने अंगों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ऐसे जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब दो जनकों के मध्य निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन के फलस्वरूप एक कोशिकीय जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, अब यह जो जाइगोट होता है उनमें क्या होती है, बार बार कोशिका का विभाजन होता है और फिर उससे नई नई अवस्थाओं का निर्माण होता है। इन अवस्थाओं में क्रमशः एक कोशिका के विभाजन से दो कोशिकाएं बनती है। पुनः उसमें जब विभाजन होता है तो 2 से 4 कोशिका बनती है। पुनः जब उनमें विभाजन होता है तो 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। और इस प्रकार विभाजन के फलस्वरूप जीवों में कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और फिर अंग तंत्रों से एक जीव के शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इसी पूरी प्रक्रियाओं को हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं, जो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है या अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका विभाजन है क्या। देखिए, पुरानी कोशिका का विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, देखिए कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम सन 1955 ईस्वी में विल्चाउ ने देखा था। याद रखेंगे, मृत, क्षतिग्रस्त या पुरानी कोशिकाओं को बदलने जैसे अनेक कारणों से कोशिका का विभाजन होता है। सबको पता है कि जब कहीं पर चोट या घाव बनता है तो वहाँ पर की क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट होती है और उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है ना। तो इस उद्देश्य से भी कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, और इन समग्र प्रक्रियाओं से क्या होता है, किसी जीवित जीव की वृद्धि हो पाती है। तो जीवों की वृद्धि कोशिका के आकार बढ़ने से नहीं बल्कि कोशिका विभाजन द्वारा और अधिक कोशिकाओं के जनन से होती है। इस प्रकार से याद रखेंगे कि एक जो बहुकोशिकीय मनुष्य होता है उसके शरीर में प्रत्येक दिन लगभग 2 ट्रिलियन कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है। ठीक है, और इन्हीं विभाजनों के फलस्वरूप जीवों के शरीर के आकार, भार में वृद्धि हो पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ कोशिका विभाजन। परिभाषा किसने इसे खोजा है ना, उसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं कोशिका विभाजन है ना के बारे में। और चलिए उसके बाद याद रखेंगे कि वे कोशिका जिनमें विभाजन की क्रिया होती है उसे जनक कोशिका या पेरेंट सेल कहा जाता है। और ऐसी कोशिका है ना, और विभाजन के फलस्वरूप जो अनेक कोशिकाएं बनती है या जो नई नई कोशिकाएं बनती है उसे संतति कोशिकाओं या फिर डॉटर सेल्स कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार जनक कोशिका से संतति कोशिका बनने की क्रिया को ही कोशिका चक्र या फिर सेल साइकिल कहा जाता है। तो कोशिकाओं का विभाजन जो है ना, मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। ठीक है, और तीनों ही प्रकार की कोशिका विभाजन में कुछ खास प्रकार की विशेषताएं होती है। तो तीनों कोशिका विभाजन का नाम आपको याद रखना है, साथ ही आपको उदाहरण भी याद रखना है कि किस प्रकार का कोशिका विभाजन किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर कोशिका विभाजन के है ना कौन कौन से और कुल कितने प्रकार हैं, उनका नाम क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, तो पहला है असूत्री कोशिका विभाजन या ये एमाइटोसिस। दूसरा है समसूत्री कोशिका विभाजन या माइटोसिस। और तीसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या फिर मियोसिस। तो इंग्लिश नाम और हिंदी नाम दोनों ही नामों को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम पहला स्टार्ट करते हैं कि असूत्री
कोशिका विभाजन क्या है। ठीक है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो देखते हैं असूत्री कोशिका विभाजन। देखिए यह जो कोशिका विभाजन होता है वो मुख्य रूप से किन जीवों में पाया जाता है ना, बैक्टीरिया या जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ठीक है, यीस्ट में, अमीबा में और प्रोटोजोआ जैसे अविकसित जीवों में पाया जाता है। क्लियर हो गया, तो याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन है वो है ना जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ जैसे अविकसित जीवों में पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए इनमें सब है ना क्या होता है, इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन होता है उसमें सबसे पहले क्या होती है, कोशिका का जो केंद्रक होता है वो दो भागों में बढ़ता है और उसके बाद फिर कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है वो धीरे धीरे है ना क्या हो जाता है, केंद्रक की ओर झुकने लगता है, जिसके कारण दोनों ऊपरी लेयर और निचली लेयर आपस में जुड़ जाते हैं और कोशिका बीच से दो भागों में बढ़ जाती है और दो नई संतति कोशिका का निर्माण होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं दूसरा विभाजन, समसूत्री विभाजन। देखिए सम मतलब होता है समान। क्लियर हो गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक जो मानव कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी या फिर 46 होती है। क्लियर हो गया, जिसमें 22 जोड़ी या फिर 44 गुणसूत्र को हम कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम बोलते हैं और बाकी के जो क्या होते हैं 1 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसको लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जो मनुष्यों में, महिलाओं में XX और पुरुषों में XY होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है उसमें क्या, उसको हम लोग जनरली कायिक कोशिका विभाजन या दैहिक कोशिका विभाजन या ऑटोसोमल सेल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन होता है वो केवल कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, कायिक कोशिका या दैहिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार का कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में नहीं होता। ठीक है, और इस प्रकार की कोशिका विभाजन में क्या होता है, तो देखिए इस प्रकार की कोशिका विभाजन में दो है ना, एक कोशिका के विभाजन से उसी के समान, ठीक है, उसी कोशिका जो जिसमें विभाजन हो रहा है उसी के समान दो कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या, मतलब यहाँ पर बनने वाले दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो अपने जनक कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ तक समझ में आई सबको। देखिए बगल में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं कि जो जनक कोशिका होती है उसमें 44 + 2 मतलब 40 गुणसूत्र होती है। जब इस जनक गुणसूत्र में जनक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से दो संतति कोशिका का निर्माण होता है और दोनों संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती मतलब इन दोनों गुणसूत्रों में भी है ना, मतलब दोनों कोशिकाओं में से प्रत्येक कोशिका में 44 + 2 गुणसूत्र रहते हैं। तो इस प्रकार के कोशिका विभाजन को हम समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, देखिए जंतु कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन को सबसे पहले वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा था और उन्होंने इसे ही, मतलब वाल्थर फ्लेमिंग ने ही इस कोशिका विभाजन को समसूत्री कोशिका विभाजन का नाम दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए समसूत्री कोशिका विभाजन एक सतत या लगातार होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और इस विभाजन की जो प्रक्रिया है उसे हम 5 चरणों में बांटे हैं। मतलब समसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वो जनरली 5 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, उसी को बोला गया है कि इसे 5 चरणों में बांटा जाता है या यह कोशिका विभाजन जो है 5 चरणों में संपन्न होती है या संपादित होती है, जिसमें विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका या 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, और ये दोनों ही उत्पन्न होने वाली दोनों ही कोशिकाएं जो होती है वो हूबहू अपने जनक कोशिका के समान होती है। जनक कोशिका और यहाँ पर बनने वाले संतति कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है। इस बात को आप लोग विशेष तौर पर याद रखेंगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन में निर्मित पुत्री कोशिकाएं या संतति कोशिकाएं हूबहू अपने जनक कोशिकाओं के समान
होता है। ठीक है, क्योंकि आगे हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे तो अंतर लिखने में काम आएगा। देखिए, समसूत्री विभाजन जो है निम्नलिखित 5 अवस्थाओं में होता है। पहला प्रोफेज। देखिए, इस अवस्था को मतलब इस चरण को हम समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मेटाफेज। मेटाफेज को हम समसूत्री कोशिका विभाजन का द्वितीय चरण या दूसरी अवस्था बोलते हैं। उसके बाद तीसरा है एनाफेज। एनाफेज को समसूत्री कोशिका विभाजन का तृतीय चरण या तृतीय अवस्था कहा जाता है। चौथा है टीलोफेज। टीलोफेज को समसूत्री कोशिका विभाजन का चतुर्थ चरण या चतुर्थ अवस्था कहा जाता है। और पांचवा है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जिसे समसूत्री कोशिका विभाजन का यहाँ पे चौथा लिखा है, वो पांचवा चरण होगा। ठीक है, तो समसूत्री कोशिका विभाजन का पांचवा या अंतिम चरण कहते हैं। तो इस प्रकार 5 अवस्थाएं हो गई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम प्रारंभ करते हैं समसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था प्रोफेज। ठीक है, देखिए प्रोफेज में जनरली होता क्या है, आप सभी को बताया गया अभी कि एक जो कोशिका होती है उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज की अवस्था में सभी जंतु कोशिका या और पादप कोशिका, ठीक है, कवक व कुछ शैवाल, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो सभी जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में, ठीक है, इस प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। और इस अवस्था में देखिए गुणसूत्रों के जो सेंट्रियोल होते हैं, जिसको तारक केंद्र बोलते हैं। देखिए, एक जो गुणसूत्र होता है उसके 2 भुजाएं होती है, दोनों भुजा एक है ना केंद्रक द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको तारक केंद्रक या सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज की अवस्था में तारक केंद्रक या सेंट्रियोल खुद की प्रतिलिपि तैयार करता है। खुद की प्रतिलिपि मतलब अपने ही जैसी एक और कॉपी तैयार करता है। ठीक है, और इस प्रकार 2 नए तारक के मतलब एक जो तारक केंद्र होता है वो 2 नए तारक केंद्र में बढ़ जाता है। ठीक है, और ये तारक केंद्र क्या होते हैं, तो कोशिका के विपरीत किनारों की तरफ चले जाते हैं। मतलब कुछ देखो, कोशिका जो जनरली गोलाकार का होता है, तो इसमें क्या होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के विपरीत किनारे मतलब परिधि क्षेत्रों में जाने लगते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें सभी गुणसूत्रों को है ना कोशिका के परिधि भाग में बताया गया है, न कि केंद्रीय भाग में। चलिए, तो आगे देखेंगे तो इसमें जो स्पिंडल फाइबर या फिर फाइबरों की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो प्रत्येक तारक केंद्र के आसपास के क्षेत्र से निकलती हैं और नाभिक की तरफ बढ़ती। मतलब ये जो परिधि की ओर विन्यस्त जो सेंट्रोमियर होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक की ओर मतलब बीच वाले भाग में आने लगते हैं। ठीक है, कवक और कुछ शैवाल को छोड़ करके स्पिंडल फाइबर जो होता है वो बिना तारक केंद्र की उपस्थिति के विकसित होता है। ठीक है, उनमें तारक केंद्र नहीं पाया जाता। देखिए, जिन गुणसूत्रों की मतलब ऐसे गुणसूत्र जो अपनी प्रतिलिपि बना चुके होते हैं वे क्रमशः छोटे और मोटे होने लगते हैं। ठीक है, और इस प्रकार क्रोमैटिड जो आपको लंबा लंबा धागेनुमा संरचना दिख रहा है वो वास्तव में क्रोमैटिड है ना। तो क्रोमैटिड प्रत्येक गुणसूत्र के प्रतिलिपि का आधा होता है। मतलब एक गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड होते हैं, है ना। तो देखिए, दोनों क्रोमैटिड सेंट्रोमियर द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके पास 2 धागे हैं, तो आप दोनों धागे को कैसे जोड़ेंगे, तो बीच से गांठ बांध देते हैं। ठीक वैसे ही दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखोगे कि जो समसूत्री विभाजन की प्रथम प्रोफेज अवस्था होती है उनमें इस प्रकार का परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंत में फिर क्या होता है, प्रोफेज चरण में या प्रोफेज अवस्था में नाभिक और नाभिक की झिल्ली मतलब कोशिका का जो केंद्रक और केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली केंद्र की झिल्ली होती है वो विखंडित होने लगता है, अर्थात टूटने लगता है। ठीक है, और इस प्रकार टूटने से क्या होता है, फिर नाभिक जो है बट जाता है। तो इस प्रकार इन सभी बिंदुओं को आप प्रोफेज के अंतर्गत चित्र सहित याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम बात करेंगे समसूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था जो कि मेटाफेज कहलाती है। ठीक है, अब देखिए मेटाफेज की अवस्था में क्या होता है, तो गुणसूत्र के जोड़े खुद को मतलब स्वयं को इस प्रकार संरेखित या व्यवस्थित करने लगते हैं कि कोशिका का केंद्र और प्रत्येक सेंट्रोमियर प्रत्येक ध्रुव से एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होता है। मतलब कोशिका का एक ऊपरी ध्रुव और निचला ध्रुव होता है,
तो ये क्या मतलब यहाँ पर जो गुणसूत्र के सेंट्रोमियर होते हैं वो क्या होते हैं, एक एक ध्रुव से, है ना, एक एक स्पिंडल फाइबर मतलब एक तंतुनुमा संरचना से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। जो आपको चित्र में लाल कलर का दिखाया गया है वही स्पिंडल फाइबर है। क्लियर हो रहा है सभी को। अब देखिए इस प्रकार सभी देखो कोशिका का जो मतलब गुणसूत्र को यहाँ पे क्रॉस के रूप में दर्शाया गया है, और जो एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे हैं वही उसका सेंट्रोमियर वाला भाग होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि प्रत्येक गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर वाला भाग है वो एक स्पिंडल द्वारा कोशिकी ध्रुव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, या कोशिकी केंद्रक से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो अब होगा क्या, तो यहाँ पर जैसे आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई सा भी, जैसे मान लीजिए एक खीरा है तो आप एक खीरे को क्या कर सकते हैं, बीच से धागा से बांध दीजिए और धागा को जोर से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो खीरा रहेगा वो बीच से कट जाता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर क्या होता है, दोनों गुणसूत्रों का जो सेंट्रोमियर है वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ा है, तो ये स्पिंडल फाइबर क्या करता है, सेंट्रोमियर को विभाजित कर देता है और क्रोमैटिड स्वतंत्र हो जाता है। इस प्रकार फिर एक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जो स्पिंडल फाइबर है वो छोटे होने लगते, मतलब अभी तक वो कोशिका के केंद्र तक फैले थे, अब देखो वो धीरे धीरे छोटे होने लगा। तो ये जो टूटा हुआ क्रोमैटिड है, मतलब जो क्रोमैटिड बिल्ड से टूटा है ना, वो क्या होंगे, अब चूंकि स्पिंडल फाइबर छोटा हो रहा है तो है ना, तो जो ऊपर की ओर के केंद्रक से जुड़ा है वो ऊपर की ओर जाने लगेगा, और जो नीचे ओर की केंद्रक से जुड़ा है वो नीचे की ओर आने लगेगा। चित्र में आप देख सकते हो। और इस प्रकार फिर गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड क्या हो जाते हैं, कोशिका के केंद्र से है ना परिधि की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, अब देखो ये सहयोगी क्रोमैटिड पर बल डालते हैं और उसको एक दूसरे से अलग खींच लेते हैं, मतलब ये स्पिंडल जो फाइबर होता है वो क्रोमैटिड पर अपना बल आरोपित करते हैं, जिसके कारण है ना जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर ऊपर जाता है, ऊपर स्पिंडल फाइबर से जुड़े क्रोमैटिड भी उसकी तरफ चला जाता है। ठीक वैसे ही नीचे वाला स्पिंडल फाइबर जैसे जैसे नीचे होने लगता है तो उससे जुड़ा क्रोमैटिड भी उसकी तरफ आने लगता है, और इस प्रकार दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग या और स्वतंत्र हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए स्पिंडल फाइबर लगातार छोटा होते जाता है, और जो गुणसूत्रों के क्रोमैटिड होते हैं वो कोशिका के है ना ध्रुवों की ओर खींचता जाता है। ठीक है, विपरीत ध्रुव मतलब निचला वाला नीचे की ओर, ऊपर वाला ऊपर की ओर जाने लगता है। ठीक है, और इस प्रकार प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एक समान पाया जाता है। चलिए, तो अब इस प्रकार क्या होता है, फिर धीरे धीरे गुणसूत्र पतला होता जाता है ना, और नाभिकीय आवरण बनने लगता है। ठीक है, गुणसूत्र पतला होते जाता है, मतलब जो ऊपरी ध्रुव की ओर गया था और जो निचले ध्रुव की ओर क्रोमैटिड गए थे वो धीरे धीरे पतला होने लगते हैं। ठीक है, और इनके बीच में क्या, फिर इनके चारों तरफ क्या होता है, एक नाभिकीय आवरण बनने लगता है, मतलब प्रत्येक नए गुणसूत्र समूह के चारों तरफ नाभिकीय झिल्ली का निर्माण होने लगता है। ठीक है, और इस प्रकार फिर संतति गुणसूत्र मतलब जो एक गुणसूत्र से बना दो गुणसूत्र होता है वो किनारे पर पहुंचने लगता है। ठीक है, और इस प्रकार जब वो किनारे पर पहुंच जाता है तो स्पिंडल फाइबर जो होता है या स्पिंडल तंतु जो होता है वो धीरे धीरे बिल्कुल है ना समाप्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है। अब इस प्रकार उसको आप ग्रीन कलर के चित्र से या फिर है ना जो बैगनी कलर का चित्र दिया गया है उसके माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार एक कोशिका का जो एक केंद्रक था वो इन क्रोमैटिड के बटने और उसके चारों तरफ नाभिकीय झिल्ली के बनने के कारण है ना एक कोशिका का जो एक केंद्रक था वो दो केंद्रकों में बढ़ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि मेटाफेज तक इस प्रकार जो टीलोफेज होता है उसमें एक कोशिका के एक केंद्रक से दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को। आप देखिए अब है लास्ट फेज जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस है ना बोलते हैं, और इस अवस्था में क्या होता है, देखो साइटोप्लाज्म मतलब आप जानते हो कोशिका द्रव्य होता है, तो साइटोकाइनेसिस की अवस्था में क्या होता है, जो कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है वो धीरे धीरे दो भागों में बढ़ जाता है, और इस प्रकार कोशिका द्रव्य के बढ़ने से क्या होता है, एक कोशिका भी है ना अपने अपने केंद्रक के साथ दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही केंद्रक का विभाजन होता है उसके बाद कोशिका द्रव्य भी विभाजित होना शुरू हो जाता है, और मूल वृहद कोशिका से है ना मतलब मूल वृहद कोशिका मतलब जनक कोशिका से दो छोटी एक समान कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार फिर प्रत्येक संतति कोशिका भोजन
ग्रहण करती है और अपना विकास करने लगती है। ठीक है, और इस प्रकार प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है और नई नई कोशिकाओं का निर्माण होते रहता है। देखिए, इस प्रकार समसूत्री विभाजन जो होता है वो घावों को भरने, क्षतिग्रस्त हिस्सों को फिर से बनाने, जैसे कि छिपकली की पूंछ में आप लोग देखते हो कि पूंछ कट जाने पर फिर से उसका जो कटा हुआ पूंछ वाला भाग होता है वो फिर से विकसित हो जाता है ना। कोशिकाओं के प्रतिस्थापन मतलब त्वचा की सतह पर एक कोशिका के स्थान पर नई कोशिकाओं का उत्पन्न होना, इन सब में समसूत्री विभाजन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी, है ना, सामान्य कोशिकाओं की जगह पर जब कैंसर कोशिकाएं होती हैं तो कैंसर कोशिकाओं में लगातार वृद्धि और विभाजन होता रहता है, जिसके कारण, है ना, ऊतक या गांठ का निर्माण होने लगता है। ठीक है, और इसी अनियंत्रित वृद्धि विभाजन की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले गांठों को ट्यूमर मतलब गांठ या ट्यूमर बोला जाता है। ठीक है, या फिर इन ट्यूमरों को हम कैंसर वृद्धि भी बोलते हैं, जो कि किसी कैंसर का मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, तो जनरली सामान्य कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता है, केवल कैंसर कोशिकाओं में लगातार वृद्धि विभाजन होती है। उसके बाद जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उनमें, है ना, कैंसर कोशिकाओं की तुलना में, है ना, कम कोशिका विभाजन होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो समसूत्री विभाजन में यह भी सुनिश्चित होता है कि एक मतलब समसूत्री विभाजन से जो दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, है ना, उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, इसलिए इनमें, है ना, जनकों के समान ही गुण पाए जाते हैं। मतलब दैहिक कोशिकाएं में सेम वही गुण होते हैं जो उनके जनक से उनको प्राप्त हुए रहते हैं। जैसे कि निषेचन की क्रिया में 50% दैहिक गुणसूत्र माता से और 50% दैहिक गुणसूत्र पिता से आता है। इस कारण एक जो संतान उत्पन्न होता है उसमें 50% लक्षण जो है माता के और 50% लक्षण पिता के जैसे होते हैं।